हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत कि क्या बोलते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक था वनों को लेकर, वनों के निगमन को लेकर। जब ब्रिटिश सरकार भारत में आ चुकी थी, कैसे उन्होंने एक्ट बनाया 1865 का, उसके बाद 1878 में कैसे उसको रिफॉर्म किया, फिर 1900 आप आपके 27 में रिफॉर्म किया, उससे मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और प्रभाव के साथ साथ लोगों में कैसी उसकी प्रतिक्रिया हुई, इसके विषय में भी आप अपने इस लेक्चर के अंतर्गत अच्छे से पढ़ चुके हो, जान चुके हो, देख चुके हो। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख लिए थे और हमने इन सब की आपका बात भी की थी कि आखिर में ये ऐसा क्यों हो रहा था और क्या था इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव, आखिर क्यों कर रहे थे ये सारी चीजें। तो इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे, कैसे वनों में रहने वाले लोगों का जीवन आपका प्रभावित हुआ, कैसे वनों के विनियमन से खेती प्रभावित हुई। क्लियर है कि जो लोग आपका जो सेल्फ बर्न एग्रीकल्चर कर रहे थे, जो आपका घास को पेड़ को जलाकर अपनी खेती किया करते थे, उनसे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ। और आपने ये भी पढ़ा कि उसको कि दक्षिणी पूर्व एशिया में लांदिंग कहते हैं, अमेरिका में मिलाप कहते हैं, मध्य अमेरिका में मतलब अफ्रीका में आपका चितमेन कहते हैं, और तवा और श्रीलंका में चेना कहते हैं। क्लियर है। और हिंदुस्तान में इसको घुमंतू खेती या धैया, पेदा, वेबर, झूम, पांडु, खदर, ये सारी चीजें इनको कहा जाता है, इस नाम से इनको जानते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, एक बार मुझसे पूछ लीजिए, जितना हमने कल पढ़ा था। और इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली जो आपका खेती है, जिसको हम लोग आपका पारंपरिक या आदिम कालीन कृषि बोलते हैं। इसको थोड़ा देखिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। आगे बढ़ जाए। यहाँ तक हम इसमें इतना आपका देख चुके थे कि आखिर में ये आदम कृषि वगैरह क्या है, कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा है। ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप लोग वन को देखिए कि जंगल में पेंदा तेंदू के पत्ते अगर आपके जलते हैं तो क्या कंडीशन है, और जंगल को साफ करने के लिए कैसे वो लोग करते थे। इस तरह से ही वो लोग आग लगाया करते थे और इसी आग से ही राख जल जाया करती थी। फिर इसमें वो आपका बीज बोते थे और इसी बीज में क्या होता था, जब बरसात के मौसम में फसल आपका उगती थी, इसे एक दो बार, वो मुश्किल से दो बार यूज करते थे, तो इसको छोड़ दिया करते थे। इसी को बोलते थे हम लोग आपका झूम कृषि। आपका क्लियर है? इधर देख लिया, याद रहेगा इतना। अब कह रहे हैं शिकार की आजादी किसे थी, कि आप किन चीजों का शिकार कर सकते थे, किन चीजों का शिकार नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने साफ क्लियर कर दिया था। जो लोग ऐसे जानवर थे जो आदिम थे, जिनको जो आपके सभ्य नहीं थे, जो अंग्रेजों ने कहा था कि ये आगे परेशान कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? इस प्रकार से तो हिरन, तीतर जैसे को जो आपको खाने पीने के लिए है, इनका आपका शिकार अवैध शिकार था और इनके लिए दंड दिया जाएगा अगर आपने इस तरह का किया है। और आप जानते हैं कि शिकार करना एक समय में हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। क्लियर है? जो यूल्स जूस को देखिए, जिसने लगभग 400 बाघों को मार डाला था। आप सोच के देखिए। देख लिया? चलिए। और उसकी एक संख्या बताई गई थी, जॉर्ज यूल ने कितने बाघों को मारा था। क्लियर है? उसको शिकार था, हंटिंग करने का शौक था। नेपाल में मारा, ये पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा था। और आप देखिए नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवा कैसे जन्मी, कि जब आपका उनको उनके मूल स्थान से विस्थापित कर दिया गया, जंगलों से उनके बाहर निकाल दिया गया, वन संपदा के नाम पर केवल पेड़ों के पत्ते ही चुरा सकते थे, लकड़ियां ही चुरा सकते थे, शहद गुण, बाकी और सब चीजों पर आपका प्रतिबंधित कर दिया गया। तो किस तरह से उनका जीवन प्रभावित हुआ और उन्हें नए काम, नई सेवा, नए व्यवसाय खोजने के लिए मजबूर पड़ा। ठीक। तो ये इसमें मैंने कल आपको समझाया था कि कैसे लोग आपका 19वीं सदी में क्या करते थे। ब्राजील में क्या जो अमेजन फॉरेस्ट है, वहां पर आपका रबड़ के पेड़ थे और रबड़ के पेड़ से रबड़ का दूध निकलता है, जिसको लैक्टस कहते हैं। और इसको लैक्टस को वो लोग आपके इकट्ठा करते थे और फिर वहां चौकी ऊपर आपके नीचे उतारते थे। वहां से उनको जो आपका व्यापारी थे, जो आपके ट्रेडर थे, वो उनको खरीदते थे।
तो उनको एक नया मौका मिल गया नई तरह का ट्रेड करने का। बहुत बार जब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है ना, तो हम ये सोचते हैं अब ये रिस्ट्रिक्शन ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार लगी पाबंदी हमारे डेवलपमेंट और विकास के लिए भी हो सकती है, चाहे वो जाने अनजाने में क्यों ना हो रही हो। तो हमें हर चीज को जो हमको मिल रही है हमें उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपना पॉजिटिव हिस्सा ढूंढ कर अपने कार्य में वापस लग जाना चाहिए। ठीक है, फिर घूमंतों के माध्यम से कैसी उनकी अनदेखी बात थी, मध्यकाल में वो क्या क्या करते थे, जैसे किस तरह का वो आपका ट्रेड करते थे आदिवासी लोग। वो लोग आपका खाल, सींग, रेशम, कोयला, बांस, इस तरह के गोंद, इन सारी चीजों को वो खाल वाल को एकत्र आपका किया करते थे। ठीक है, वो कैसे इन सबको बात के इकट्ठा करते थे। लेकिन अंग्रेजों के बाद यूरोप में पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़े व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पाद में इमामेदारी प्रथा शुरू की और स्थानीय लोगों का शिकार करने हेतु बंदिशें की। ठीक है, और प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका कोरवा, राचा, योरोकुला जैसे अनेक चरवाहे घुमंतु जीविका के साथ को हाथ धोना पड़ा। इनमें कुछ आपराधिक कबीले कहे जाने लगे और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्री, खदानों, बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसर का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति हमेशा सुधार हो, कुछ चीजों में उनका बदलाव आया और कहीं पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जब समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब उनके घर बेघर हो गए, उनको जबरदस्ती आपका पुनर्वास के लिए आपका कहा गया, तो उसी समय वन में रहने वाले लोगों ने विद्रोह कर दिया। और ऐसे ही कुछ विद्रोह के नाम मैंने कल आपको बताए थे, इसमें आपको पता होना चाहिए। बगावत की पहली आग संथाल जाति है, संथाल परगना है, झारखंड में पड़ता है, सिद्धू और कान्हे की। छोटानागपुर में आपका बिरसा मुंडा, क्लियर है। और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीतारामू राजू ने ये किया। और फिर आप सबसे फेमस इन लोगों में देखिए बस्तर का जो आपका पठार है या फिर जो बस्तर है, इसके अंतर्गत लोगों ने विद्रोह जो किया। देख लिया, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वह महाराष्ट्र की सीमा का लगा होना था। बस्तर में केंद्रीय पठार भाग में आप देखते हैं कैसा था, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी। गोदावरी उसका मैदान बनाती थी, इंद्रावती नदी उसके बीच बीच से गुजरती है। और बस्तर में आपके मरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक प्रकार की क्या रहती हैं, वहां जनजातियां हैं, आपके ट्राइबल जो है वो आपका निवास करती है। क्लियर है। और वे प्रत्येक खेतीहार व्यक्ति को धरती को आपके चढ़ाते हैं। और इसके अलावा वो नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा भी वो क्या मानते हैं, उनको उतना ही आपका मानते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना होगा कि किस तरह की स्थिति ये आपका बनी हुई है, कैसे लोगों ने इसका विद्रोह किया, क्या रहा। देवासी क्या था, एक छोटा, आपको पता है कि इनका जो था एक ग्रामीण संरचना बनी हुई थी। ये अपने ग्राम सभा के 10 गांव के आस पड़ोस में ये चीजों को, वन संपदा को शिकार करते थे, आपको इकट्ठा करते थे। अगर कोई एक ग्राम सभा से कोई दूसरी ग्राम सभा में जाता था तो उस व्यक्ति को आपका कुछ टैक्स या कर के रूप में उनको देना पड़ता था, जिसको छोटा शुल्क कहते थे, जिसको देवसारी, दंड या मान कहा जाता था, जो उनको देना होता था। क्लियर है। इसमें कुछ कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज देते थे। वर्ष में सभा होती थी, आपस में मुखिया आपके जुड़ते थे, जो कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे उन पर वो अपनी चर्चा किया करते थे। क्लियर है, ये सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। ठीक, लोगों के भय जो है वो हमको देखना है कि लोगों का किस प्रकार का भय है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। आइए इसको देखते हैं। उपनिवेशिक शासकों ने 1905 में जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित करने, घुमंतु खेती करने को रोकने व शिकार व अन्य वन उत्पाद के संग्रहण पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे। अब उन्होंने क्या कोशिश करी, लोगों को भय क्या थे, अब अंग्रेज आ चुके हैं, पूरा नियम बना रहे हैं। क्या कर दिया कि 1905 में वो लेके आए कि जंगल के 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्से का मतलब है 2/3। अब आप 100 में से 2/3 निकालिए तो आपको पूरा जो एरिया है पता लगेगा कितने हिस्से को उन्होंने आपका रिजर्व किया है। ठीक है,
अब क्या करा इसमें, अब क्या कर सकते थे, इससे को क्या क्या कर दिया, आरक्षित करने के लिए घुमंतू खेती से रोक लगा दी। अब आप ये खेतों को, जो आपके जंगल, उनको रिजर्व कर दिया गया है। आप घुमंतू खेती नहीं कर सकते, आप कोई शिकार नहीं कर सकते, और किसी प्रकार की जो वन संपदा है उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। इन सब पर पाबंदी लग दी। जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान होने लगे। कुछ गांवों को आरक्षित वन में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के पेड़ों की कटाई, ढुलाई और काम मुफ्त में करेंगे। अब अगर कुछ लोग, गांव के लोग जंगल में रह रहे थे, तो उन पर क्या चीज थोप दी गई कि वो आपका पेड़ों की कटाई निःशुल्क करेंगे और जो काम है वो आपका फ्री में करेंगे। इसलिए वो आपका जंगल में क्या है, आपका रह सकते हैं। ठीक, जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांव वालों को ग्राम वन कहा गया। क्या कहा गया, इन्हीं को आपका बाद में ग्राम वन जो है आपका कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोगों को बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिया गया। काफी समय से गांव वाले जमीन के ढके हुए लगान औपनिवेशिक अफसरों के हाथ बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल के दौरान 1899 से 1900 और फिर 1907 से लेकर 1908 में वन आरक्षण में चिंगारी का काम किया। अब वन जैसे रिजर्व हुआ उस समय वहां, अब वहां के लोगों में आपका विरोध हो गया व्यापक तरीके से, क्योंकि उनको शिफ्ट किया गया और उनको देखा गया। क्लियर है, तो ये स्थिति थी, ऐसे बनी थी ग्राम सभा। चलिए, लोगों ने बाजारों में और त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी हो, गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते ही वहां जमा होकर इन मुद्दों की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों में धुरवा समुदाय के लोगों ने इस मुहिम में सबसे आगे रहे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले कहीं लागू हुआ तो हालांकि एक व्यक्ति का नेता नहीं था। अगर ये ना हुआ तो कोई कह रहे एक व्यक्ति नेता इसमें नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग आपके देखिए इसमें नेथारनार गांव के गुंडाधूर के को इस आंदोलन में एक अहम शख्सियत माना गया। क्या हो गया, एक गांव को इसमें आपका विशेष रूप से आपका महत्व दिया गया, क्योंकि ये गांव के लोग क्या थे, आपका विशेष रूप से इस आंदोलन के साथ आपका जुड़े हुए थे। क्लियर है, और कह रहे हैं कि 1910 की आम की टहनियां, मिट्टी के ढीले, मिर्ची, तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे थे। यहाँ गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। कह रहे अगर कहीं आम की टहनियां जा रही हैं, मिट्टी के डले जा रहे हैं, मिर्ची जा रही, तो उसका कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। कौन लोग बगावत कर रहे हैं बच्चों, जो लोग आपका जंगल में रह रहे हैं। क्लियर है, जिनको जंगल से आपका वंचित कर दिया गया, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यह है गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद दी गई, और जो ये आपकी बगावत थी, जो आपका विद्रोह किया जा रहा था, इसके लिए जो भी कुछ खर्चा था, लोग एक दूसरे में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल तथा थानों में, पुलिस थानों को लूटा गया, जलाया गया। अब जब लोग आपका लाचार हो गए तो उन्होंने थानों को भी लूटा, पुलिस वालों को लूटा, और जो जितने भी व्यापारी के घर थे, स्कूल थे, उन सबको लूटा गया। ठीक, तथा अनाज को पुनर्वितरित किया गया। जो अनाज इकट्ठा किया हुआ था उसको सबको वापस बांट दिया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादा लोग औपनिवेशिक राज्य और उनके दमनकारी कानूनों से ही किसी न किसी तरह जुड़े। इस घटना में एक चश्मदीद गवाह था, मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है। यानी कि ये सारी घटना जो उस समय के जनजाति लोगों ने की थी, उसका एक चश्मदीद गवाह था जिसने सारी घटना अपने आंखों से देखी थी और उसको लिखा था। उसका नाम आपके सामने है। क्या नाम था बच्चों, मैं भी बता रहा था आपको, देखिए, मिशनरी था विलियम वार्ड। इसने पूरा देखा और इसने इसके बारे में लिखा। क्या लिखा है कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अलावर्दियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हजूम चारों तरफ से जंगलपुर में आपका चला आ रहा था।
अब इतने सारे लोग आपके चले आ रहे थे। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिकों को भेजा। किसे भेजा? जो उनकी फोर्स थी, सैनिकों को भेजा। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें तवे की और घेर कर उन पर गोलियां चला दी। यानी कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, इकट्ठा किया गया और उनको गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों को कोड़े बरसाए गए और उन्हें सजा देते थे। मान लीजिए जो लोग उस बगावत में शामिल थे, उन लोगों को पकड़ लिया, किसी को गोली मारी गई, अगर कोई बच गया उसके बाद भी तो उन पर कोड़े मारे गए। और सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने यानी कि फरवरी मई लग गया, फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। यानी कि जिस तरह का उन्होंने जंगल को आरक्षित किया था, वो उन्होंने कुछ समय के लिए वो आपका रोक दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले योजना से लगभग आधा कर दिया गया था। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानियां यही खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद लोगों को जंगल से बाहर रखने, जंगल को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वृक्षों की जगह देवदार पेड़ लगाए जाएंगे। किसने रखा? विश्व बैंक ने एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर आपको कागज इंडस्ट्री को बढ़ाना है, उसकी लुगदी मतलब उसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल अगर चाहिए, तो आपको साल के वृक्ष काट कर क्या लगाना होगा? देवदार। तो जो हमारे हिमालय में आपका देवदार मिलता है बच्चों, कहां से आया है? उसके पीछे की ये कहानी है। क्लियर है? क्या है ये? थोड़ी कहानी उसके पीछे की आपका बनी हुई है। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। और जब इसका बहुत बड़ी मात्रा में आपका विरोध हुआ, तो विरोध के बाद इसको क्या करा गया? आपका रोक दिया गया। आइए एशिया के एक और हिस्से में इंडोनेशिया की तरफ चलें और जरा देखें कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा था। ठीक है, आइए अब चलते हैं आपके इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में आप देखिए जावा सुमात्रा द्वीप है वहां, और सबसे पहले हम चलेंगे इसमें जावा की तरफ। तो भारत में किस प्रकार से जनजातियों के लिए क्या उन्होंने संघर्ष झेले, कैसे उन्होंने विद्रोह किया, क्या उसके बदलाव की उम्मीद थी, इन सारी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत देख लिया। आइए जावा के जंगलों में चलते हैं और जावा में किस प्रकार की सारी घटना थी, क्या घटना घटित हो रही थी, इनको हम लोग आपका गौर करके आपका देखते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया का द्वीप है जावा। किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। और क्या होता है मुख्य रूप से यहाँ बच्चों? ध्यान दीजिए, इस पर चावल की खेती की जाती है। किसके लिए उपयोगी है? चावल के लिए। ध्यान दो, जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी देवप्रयाग। लेकिन एक जमीन में एक क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था। यानी कि इसी जमीन में क्या था? एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें अधिकांश आपका वन थे। क्लियर है? जंगल था। अब देखिए, इंडोनेशिया एक क्या था? डच उपनिवेश था। अब भारत में कौन थे? अंग्रेज। और इंडोनेशिया में कौन आ गए थे? डच। तो भारत में अंग्रेज थे और इंडोनेशिया में डच थे। दोनों ही आपका यूरोपियन शक्तियां थी। कैसी थी? यूरोपियन शक्तियां। अंग्रेज और इंडोनेशिया में थे डच, और दोनों ही यूरोप महाद्वीप के थे। डचों ने क्या काम कर दिया कि भैया हम तो वन प्रबंधन करेंगे। वन प्रबंधन का मतलब है वन को मैनेजमेंट करना, जंगल में उसके नियम बनाना, उसमें कानून बनाने का मतलब है वन का प्रबंधन। अंग्रेजों की तरह वे, अब क्या था? डचों ने आपका वन मैनेजमेंट आपका शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तरह वे जहाज बनाने के लिए क्या चाहिए थी? उनको लकड़ियां चाहिए थी। क्या चाह रहे थे वो? आपका लकड़ी चाह रहे थे। और किसके लिए? ताकि वो अपने जहाज बना सकें। तो जहाज को बनाने के लिए। ठीक। अब कह रहे हैं कि सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी।
यानी कि 1600 में कितने लोग रहते थे? आपका जावा, सुमात्रा, जो आपका इंडोनेशिया पूरे द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का। अगर आप पढ़ोगे कई हजार द्वीप, उसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है उसमें बने हुए हैं। तो यहाँ लगभग 34 लाख इनकी आबादी थी। हालांकि उपज मैदान में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ में भी घुमंतू खेती करने के अनेक समुदाय थे। कैसे थे? अनेक घुमंतू खेती। और मैंने आपको बताया है इसी चैप्टर में, जब आपको चैप्टर शुरुआत किया था, ये देखिए क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि जो आपका इंडोनेशिया, क्या कहा गया है? जल्दी बताइए। ठीक है, जावा के लकड़हारे, लकड़हारे मतलब हैं और लकड़ी को काटकर बेचते हैं, उनको बोलते हैं लकड़हारा। अब कैसे थे ये? कुशल बाप का लकड़हारे थे। और उसका महत्व इस बात से आकर चाहता था कि 1775 में जावा की जो आपका माता राय रियासत बटी थी, यहां तक कि इसमें कन्वर कितने थे? 6000 कलांग परिवार दोनों राज्यों में आपके बराबर बांट दिए गए थे, क्योंकि इनका बहुत महत्व था। जंगल से लकड़ियां काटते थे, लकड़ी से बने आपके चीजें आपको प्रोवाइड कराते थे। तो उस समय किसी जनजाति, किसी जाति का बड़ा विशेष वर्चस्व आपका समाज में बना रहता था। तो ऐसी जावा में इनका बना हुआ था। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजा को महल को बनाना बड़ा मुश्किल था। और बेसिकली था क्या, ये लोग सागौन के जो वृक्ष हैं उनकी कटाई करते हैं, और सागौन के वृक्ष से बनी हुई आपकी चीजों से क्या बनाते थे? राजा का महल बनाते थे। डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग के लिए काम करें। और 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर कर इसका प्रतिरोध किया। कोशिश क्या थी? वो भी इस जनजाति को अपने अधीन करना चाहते थे, और अधीन के कारण उन लोगों ने उसका प्रतिरोध कर दिया। प्रतिरोध का मतलब है उसका विरोध करना। और विरोध किस बात पर कर रहे थे? कि हम किसी के अधीन नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? आप देखिए, डच वैज्ञानिक वानिकी, डचों ने आपका वैज्ञानिक वानिकी शुरू की। कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। कैसे कर दिया? अब उनको लगता था कि हमको लोगों पर नियंत्रण करना चाहिए, तो हमको जंगल पर कानून बनाने चाहिए। और जंगल पर कानून बना दिए और लोगों पर जबरदस्ती ग्रामीण क्षेत्रों में उनको थोप दिया गया। और क्या हुआ? इसके बाद नाव, घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए ही सिर्फ चुने हुए जंगल से लकड़ी काटी जा सकती थी। आपको नाव बनानी है, घर बनाना है, तो उसके लिए आप लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन आपको जंगल को चुनना पड़ेगा और तभी लकड़ी काटी जा सकती है। और वहां भी कड़ी निगरानी में ग्रामीण को मवेशी चराने, बिना परमिट के लकड़ी ढोने, जंगल से गुजरने वाली सड़क, घोड़ा गाड़ी तथा जानवर पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। आप घोड़े पर चढ़कर निकल रहे हैं, बिना परमिट के वहां आपने एंट्री कर दी, बिना परमिट के आपने जंगलों में भैंस चरा दी, गाय चरा दी, आप अपने मवेशियों को ले गए, तो आपको दंडित किया जाएगा। भारत की तरह भी जहाज और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन प्रबंधन, वन सेवा को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। और 1882 में अकेले जावा में 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठे ढोने और आपका स्लीपरों को तैयार करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। यानी कि जो मजदूर उनको काटेंगे, जो स्लीपर बनाएंगे, उसमें श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए। डचों ने पहले तो जंगल के खेती की जमीनों पर लगान लगाया और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराएं, तो काम मुक्त किया गया। तो इस व्यवस्था को आपका बेल्डिगन स्टोन के नाम से जाना जाता है। बाद में वन वासियों को लगान माफी की बजाय थोड़ा थोड़ा मेहनताना तो दिया, लेकिन वे वन भूमि पर खेती करने के अधिकार उनको सीमित कर दिए कि अगर आपको यहाँ खेती करनी है तो जो आपके राइट्स हैं वो बड़े आपका सीमित है। ठीक, वन भूमि पर भी ये सारी चीजें आपका सीमित कर दी। ठीक, अब सामानिक की चुनौतियां। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में आपके क्या था, रालुंद गांव में निवासी को
सुरकोतोनिया सामिन ने जंगलों में राजकीय मालिकाने पर आपका सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। ये सब आपका राजकीय क्या है, मालिकाना है, अपनी विरासत को दिखाने के लिए उन्होंने सवाल खड़ा किया। और उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जंगल और जमीन लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया और इस आंदोलन को संगठित करने और सम्मानित का दामाद में सक्रिय था। 1960 तथा 1960 तक लगभग आपका 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। डच जमीनों का संरक्षण करने आए तो उनको साम्यवादी ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया। जब दूसरे लोगों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया, क्या हो गया, अब यहाँ के लोगों ने आपका ये सारी चीजों से इनकार कर दिया कि ना हम लगान भरेंगे ना हम कुछ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से सागौन की लकड़ी आपका जंगलों के माध्यम से आपका ले जाई जाती थी ट्रेन में रखकर। और आपको पता होगा ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग बोझे को ढोने के लिए ही आपका किया गया था, कि जो बोझा है उसको ढो सके, उसके लिए किया गया था। चलिए देख लिया। अब ये था जावा, जहां पर ये सारी आपकी दिक्कत थी। एक बार वापस मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये सब इसी में आता है। तो यहां पर ये लड़ाई हम लोग आपका लड़ रहे थे और डच लोगों का यहां शासन था। क्लियर है? और ये है सुमात्रा, ये है मलाय राज्य, ये है बर्नोई और ये है सल्वेस। देखिए, चलिए अब कह रहे हैं कि युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा आपका प्रभाव पड़ा। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ और कह रहे हैं कि इससे जंगलों पर गहरा प्रभाव या असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताश पेड़ काटे गए। अब वन विभाग को बोल दिया गया है कि अंग्रेजों को जितनी भी आपका जंगी चीजों की आपकी जरूरत है उसके लिए उन्होंने पेड़ों को काटा। जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले ठीक डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई और जिसके तहत आरा मशीन और सागौन के विशाल लट्ठों को के ढेर जला दिए, जिससे वे जापानी के हाथ ना लग सकें। और और इसके बाद जापानियों ने वनवासी को जंगल काटने के लिए बाध्य करने पर अपने युद्ध उद्योग में जंगल में निर्मम दोहन किया और बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती करने का विस्तार किया। और जंगल के बाद इंडोनेशिया वन सेवा में कई जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह खेती योग्य भूमि के प्रति लोग चाह में जमीनों को नियंत्रण करने लगे और लोगों पर बारहा पहाड़ रखने में वन विभाग की जिद के बीच आपका क्या होगी, उनकी टकराव जो है उनका शुरू हो गया। तो जब तक आपको इंडोनेशिया में डच थे, उनका कब्जा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जापानियों ने आपका क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जापानियों के हाथ वो लट्ठे ना लग जाए, उन्होंने उनको जला दिया और लोगों ने वापस मौका पाकर पूरी अपनी खेती को आपका कब्जा लिया। दूसरा है वानिकी में किए गए नए बदलाव। अब कुछ बदलाव भारत में हुए 80 के दशक में। एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और समुदाय वानिकी को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहे थे। आप क्या कर रहे थे, तुम जिन लोगों को बाहर रख रहे थे उनसे क्या हो रहा था, वापस बार बार आपका टकराव हो रहा था। परिणाम स्वरूप
वनों की इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम में केवल केरल तक हिंदुस्तान में कहीं कहीं जाने वाले जंगल सिर्फ से बचा पाना, ग्रामीण ने सहरना, देवराकुंडा, कान, रई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी सुरक्षा की गई। कुछ लोगों तो वन रक्षकों पर निर्भर की बजाय जंगलों की चौकसी आपस कर रहे थे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान दे रहा था और स्थानीय वन समुदाय पर्यावरणविदों में और वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे थे कि किस तरह से वनों को मैनेज किया जाए, वनों को देखा जाए। इसके लिए बहुत सारे पर्यावरणविद आपके सामने आ रहे थे और उनको रिजर्व और उनको संरक्षित करने की आपका बात करने लग गए थे। ठीक है, कि कैसे इनको संरक्षित किया जाए। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपका वन नीति आप देख सकते हो कि भारत के साथ इंडोनेशिया से हमने आपस में कंपेयर किया कि भारत में किस तरह की वन नीति या ये सारी चीजें आपका रही हैं और इनको देखना। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर आपका समाप्त हुआ, चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। कुछ बच्चों को चैप्टर समझ नहीं आया होगा क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें आपका अंग्रेजों के भारत जाने से पहले की समय की है। पूरा इतिहास इसमें आपका समेटा हुआ है कि कैसे वन में लोग आए, कैसे उसका विरोध हुआ, जंगल में अंग्रेजों ने किन किन चीजों का सामना किया। इन सबको आपने इसके अंतर्गत आपने बहुत गौर करके बड़े अच्छे से इसको देखा है और बात की है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।